ऑनलाइन आने के बाद जियांग फेई को एक दिलचस्प बात पता चली। उसके गिल्ड के लगभग सारे मेंबर्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सब शहर में गपशप करने में बिजी थे। तुमने सुना? डस्कलाइट सिटी और सेंटलाइट सिटी का 2-वे टेलीपोर्टेशन पॉइंट खुल गया है। तुम पुरानी बातों को ऐसे बता रहे हो जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो। मैंने तो ये न्यूज़ दिन में ही फोरम पर देख ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2-वे टेलीपोर्टेशन पॉइंट खुलने के बाद एक इंटरसिटी बैटलफील्ड भी खुल जाएगा। हाँ यार, मैंने सुना है कि सेंटलाइट सिटी और डस्कलाइट सिटी के प्लेयर्स अब एक दूसरे को पीटने में बिजी हैं। क्या तुमने वो वीडियो देखा? कल सेंटलाइट सिटी और डस्कलाइट सिटी के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें लगभग 10 लाख लोग शामिल थे। उसके सामने हमारी माना नोड वाली लड़ाई तो कुछ भी नहीं है। हो, बस ट्वाइलाइट सिटी के उन बेवकूफ़ों का टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्वेस्ट पूरा होने का वेट करो, फिर हमारी बारी है। रहने दो, अगर उन्होंने क्वेस्ट खत्म भी कर लिया तो भी हमारे पास इनविंसिबल ब्रदर फे और उनका वो कमाल का पेट है। ट्वाइलाइट सिटी के उन प्लेयर्स की हमसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं होगी। सही कहा, भगवान जाने ट्वाइलाइट सिटी के वो बेवकूफ़ कब अपना क्वेस्ट पूरा कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर के मारे क्वेस्ट ही छोड़ चुके हैं? ये इम्पॉसिबल है। अगर वो क्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो भी सिस्टम आज नहीं तो कल टेलीपोर्टेशन पॉइंट खोल ही देगा। तब उन्हें क्वेस्ट रिवॉर्ड्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से अपना क्वेस्ट पूरा कर लें। एक बार वो फ्री हो जाएं तो हम सब भी बैटलफील्ड में मजे करने जा सकते हैं। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद जियांग फे को लगभग समझ आ गया था कि क्या चल रहा है। शॉर्ट में कहें तो ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स के उलट सेंटलाइट सिटी और डस्कलाइट सिटी दोनों ने अपने टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स खोल लिए थे। टेलीपोर्टेशन पॉइंट खुलने के बाद एक इंटरसिटी बैटलफील्ड भी सामने आ गया था। असल में इस इंटरसिटी बैटलफील्ड का काम लाइट और डार्क फैक्शंस के बीच होने वाली फ्यूचर वॉर को सिम्युलेट करना था, जिससे प्लेयर्स पहले से ही फास्ट पेस्ड बैटल लाइफ में ढल सकें। वैसे अभी की इंटरसिटी बैटल वॉलंटरी थी, लेकिन सभी लेवल 70 और 80 के प्लेयर्स के किसी फैक्शन को ज्वाइन करने के बाद लाइट और डार्क फैक्शंस के बीच की इस लड़ाई में हिस्सा लेना कंपलसरी हो जाएगा। चूंकि इंटरसिटी बैटलफील्ड अभी अभी खुला था, दोनों शहरों के प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त लड़ाई थी। क्योंकि ये एक सिम्युलेटेड बैटलफील्ड था, तो मरने पर प्लेयर्स का बस ऑनर और 10% एक्सपीरियंस पॉइंट्स ही कम होता था। उनकी इक्विपमेंट ड्रॉप नहीं होती थी और उनके लेवल्स भी कम नहीं होते थे। इतना नुकसान सहना प्लेयर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब भी उनके पास फ्री टाइम होता, वो मजे के लिए बैटलफील्ड में चले जाते थे। यही वजह थी कि इंटरसिटी बैटलफील्ड खुलने के पहले ही दिन सेंटलाइट सिटी और डस्कलाइट सिटी के बीच की लड़ाई इतनी भयंकर थी। बैटलफील्ड अभी नया ही था, इसलिए बहुत से प्लेयर्स बस इसे ट्राई करना चाहते थे। बड़ी गिल्ड्स ने प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वो बैटलफील्ड की पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो कि बहुत ही केओटिक हो चुकी थी। वहां कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं थी, इसलिए लड़ाई पूरी तरह से एक मैस बन गई थी। भले ही ये एक जबरदस्त लड़ाई थी, लेकिन दोनों साइड्स के हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि इंटरसिटी बैटलफील्ड के खुलने के अपने फायदे भी थे। अब प्लेयर्स के लिए ऑनर कमाना बहुत आसान हो गया था। प्लेयर्स अपने ऑनर पॉइंट्स के बदले बैटल इक्विपमेंट ले सकते थे। डंजन से इक्विपमेंट निकालने के मुकाबले ये तरीका काफी फास्ट था, इसलिए कई प्लेयर्स ने खासतौर पर ऑनर पॉइंट्स कमाने के लिए बैटलफील्ड जाना शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें अच्छी इक्विपमेंट मिल सके। जहां तक डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स की बात थी, उनके लिए इंटरसिटी बैटलफील्ड का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स अभी भी क्वेस्ट पूरा करने में अपना टाइम ले रहे थे। जब तक 2-वे टेलीपोर्टेशन पॉइंट नहीं खुल जाता, तब तक इंटरसिटी बैटलफील्ड नहीं खुल सकता था। डॉनलाइट सिटी के प्लेयर्स वहां जाकर भी ट्वाइलाइट सिटी का टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो डॉनलाइट सिटी के बहुत सारे प्लेयर्स सीधा ट्वाइलाइट सिटी जाकर टेलीपोर्टेशन पॉइंट क्वेस्ट पूरा करने में उनकी मदद कर देते। सिचुएशन समझने के बाद जियांग फे ने लेडी कासानोवा, रोजेट रोज और बाकी लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। उन सबने मिलकर एक छोटी सी मीटिंग की। ट्वाइलाइट सिटी के क्वेस्ट की प्रोग्रेस स्लो थी, लेकिन वो लगभग खत्म होने वाला था। वो पक्का आज से 2 या 3 दिनों के अंदर क्वेस्ट पूरा कर लेंगे, इसलिए एम्पीरियल ड्रैगन को पहले से तैयारी करनी थी। जियांग फे को बैटलफील्ड से जुड़ी बातों की कोई खास टेंशन नहीं थी। उसके पास बिली बॉय था, इसलिए जियांग फे को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि पीवीपी में उसकी गिल्ड को कोई नुकसान झेलना पड़ेगा। डंजन्स में बिली बॉय की स्किल्स एवरेज थीं, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी लीडरशिप स्किल्स एकदम टॉप नॉच थीं। सब कुछ अरेंज करने के बाद जियांग फे अपनी आने वाली ट्रिप के लिए कुछ सप्लाइज जमा करने लगा। इस बार जियांग फे ने अकेले ही ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट्स ढूंढने जाने का मन बनाया था। उसे पक्का नहीं पता था कि उसका सामना किस चीज से होगा, इसलिए उसने और ज्यादा तैयारी करने का फैसला किया। बाद में पछताने से अच्छा था कि पहले ही सेफ रहा जाए। अपनी तैयारी शुरू करते हुए जियांग फे ने एम्पीरियल ड्रैगन में उस प्रोफेशनल क्लास प्लेयर को ढूंढा जिसे सबसे बढ़िया स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, 6 फैंस। रोजेट रोज और बाकी लोगों की नज़रों में 6 फैंस एक ऐसा बंदा था जो बस पैसे बर्बाद करता था और कोई भी काम की चीज़ क्राफ्ट नहीं करता था। लेकिन जियांग फे के लिए 6 फैंस बाकी सारे प्रोफेशनल क्लास प्लेयर्स को मिलाकर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या हाल है? कुछ नया मिला? इस बार चूंकि वो रियल वर्ल्ड में अपनी ट्रिप की तैयारी कर रहा था, जियांग फे को बस सैंपल्स चाहिए थे।
0541 ने उन सभी पिल्स का डेटा बैकअप ले लिया था जो सिक्स फैंस ने उसे पहले दिए थे, इसलिए अब उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हो गिल्ड मास्टर, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मैंने कल गलती से एक नया फॉर्मूला सीख लिया। देखो, ये कुछ काम का है क्या? जाहिर सी बात है, पिल अल्केमिस्ट सिक्स फैंस को लगता था कि अकेला जियांग फे ही उसके टैलेंट को पहचानता है, क्योंकि जियांग फे के अलावा किसी को उस पर भरोसा नहीं था। जियांग फे ने सिक्स फैंस के हाथ से वो छोटी सी बॉटल ली और उसे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। फ्लेमिंग पिल, पोशन एक्सलेंट, यूज, इंक्रीजेस फायर डैमेज अटैक्स बाय 30%। द इफेक्ट लास्ट फॉर 5 मिनट्स। ऑसम! जियांग फे मुस्कुराया। वो इसे रियल वर्ल्ड में भी ले जा सकता था और ये गेम में भी बहुत हेल्पफुल था। डैमेज में 30% का इजाफा किसी भी ऐसी पार्टी की मदद करने के लिए काफी था जो कम डैमेज आउटपुट की वजह से किसी डंजन में फंसी हुई हो। ये अच्छा है, पर इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। इस फ्लेमिंग पिल की एक बोतल 400 गोल्ड कॉइन्स की आती है। सिक्स फैंस बोलते हुए थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। उसे आखिर समझ आ ही गया कि रोजेट रोज हमेशा सिक्स फैंस को नीचा क्यों दिखाती थी। ये बंदा जो पोशंस क्राफ्ट करता था वो बुरे नहीं थे, बस वो बहुत ज्यादा महंगे थे। इस जैसी एक छोटी सी बॉटल की कीमत 400 गोल्ड कॉइन्स थी। ये तो दिन दहाड़े लूटने वाली बात थी। हालांकि किस्मत से जियांग फे को बस यही एक बॉटल चाहिए थी। एक बार 0541 इसका डेटा कॉपी कर ले, फिर वो जितनी चाहे उतनी बोतलें बना सकता था। ठीक है, तुम नए पोशंस बनाना कंटिन्यू रखो, मुझे तुम पर भरोसा है। सिक्स फैंस की हिम्मत बढ़ाने के बाद जियांग फे पूरी संतुष्टि के साथ वहां से चला गया। उसके बाद जियांग फे सीधा गिल्ड स्टोरेज में गया। वो वहां कुछ ऐसा रैंडम सामान ढूंढने का प्लान बना रहा था जिसका कॉम्बैट में कोई काम न हो। फिलहाल 0541 कोई भी कॉम्बैट इक्विपमेंट या कॉम्बैट में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं बना सकता था। वो मिस्टीरियस रिंग बस नॉन कॉम्बैट आइटम्स ही बना सकती थी। कुछ काम की चीजें चुनने और उन्हें स्पेशल रिंग में रखने के बाद जियांग फे शहर के गेट पर लगे स्टॉल्स देखने चला गया। वहां से 2 छोटे गैजेट्स और खरीदने के बाद उसकी तैयारी पूरी हो गई। ठीक है, असली एडवेंचर अब शुरू होता है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। सब कुछ पैक करने के बाद जियांग फे ने गिल्ड की इलीट टीम को साथ लिया और उनके साथ कुछ हीरोइक डंजन रन्स किए ताकि उनका लेवल अप हो सके। उसने अगली सुबह तक उनके साथ गेम खेला और फिर बहुत एक्साइटमेंट के साथ गेम से लॉग आउट कर लिया। 0541, क्या मेरी गॉड सॉर्ड तैयार है? गेम से बाहर आते ही जियांग फे ने 0541 को आवाज लगाई। कैप्टन, एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड बन चुका है, 0541 ने जवाब दिया। मुझे दिखाओ। जियांग फे से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। स्वूश! एक सिल्वर रोशनी चमकी और एक बहुत ही खूबसूरत जायंट सॉर्ड जियांग फे के सामने हवा में तैरने लगी। ये सच में बहुत कूल लग रही है। भले ही उसने कल इस फ्लाइंग सॉर्ड का प्रोजेक्शन देखा था, लेकिन असली तलवार को अपने सामने देखकर जियांग फे की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर थी। जियांग फे इसे गॉड सॉर्ड जरूर कह रहा था, लेकिन असल में ये वैसी बिल्कुल नहीं थी। हजारों मील दूर से किसी पर हमला करना तो दूर की बात है, ये पास से भी किसी को काटने के काम नहीं आ सकती थी। भले ही ये जायंट सॉर्ड एक शानदार रोशनी के साथ चमक रही थी, लेकिन ये बहुत नाजुक चीज थी। अगर ये किसी चीज से टकरा गई तो इसके अंदर के कंपोनेंट शायद पूरी तरह से टूट जाएंगे और फिर ये उड़ने लायक नहीं बचेगी। सीधी सी बात कहें तो ये तलवार सिर्फ एक एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड थी जिसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। बस इसका बाहर का डिजाइन बहुत ज्यादा फ्लैशी और दिखावटी था। हाहा, अब मैं भी एक फ्लाइंग सॉर्ड का मालिक हूं। आज से तुम्हारा नाम ग्रेट डिस्ट्रॉयर होगा। जियांग फे अपने इस नए खिलौने को एक कूल नाम देना नहीं भूला। कैप्टन, इतना भी खुश मत होइए। ये एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड बहुत नाजुक है। अगर आपने सच में इसे एक फ्लाइंग सॉर्ड की तरह इस्तेमाल किया तो आप 1 मिनट में ऐसे 15 होवरबोर्ड्स तोड़ देंगे। 0541 की आवाज में थोड़ी झल्लाहट थी। अरे चलो भी, इसे ट्राई करने के लिए कोई बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं। इस वक्त जियांग फे के दिमाग में कोई भी बात नहीं घुस रही थी। वो कब से अपने इस नए खिलौने को आजमाने के लिए बेताब था। स्वूश! एक सिल्वर रोशनी फिर चमकी। जियांग फे ने उस जायंट सॉर्ड को वापस अपनी स्पेशल रिंग में रख लिया था। उस मिस्टीरियस रिंग की स्पेशल मैनिपुलेशन एबिलिटी एनर्जी खींचती थी, लेकिन जियांग फे के लिए इतनी बड़ी तलवार को अपने साथ लेकर घूमना पॉसिबल नहीं था। उसे अभी सुपरमार्केट भी जाना था। उसके खाने पीने का सारा सामान भी तो स्पेशल रिंग में ही रखा जाना था। जियांग फे रोल प्ले करके ये फील करना चाहता था कि एक सॉर्ड गॉड होना कैसा लगता है, लेकिन उसके पास उन लेजेंडरी सॉर्ड गॉड्स की तरह बिना खाए पिए जिंदा रहने की एबिलिटी नहीं थी। वो बस एक टीनेजर था, इसलिए उसे हमेशा भूख लगती रहती थी और वो हर मील में बहुत सारा खाना खाता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जियांग फे ने घर पर स्कूल जाने का बहाना बनाया और निकल गया। उसके जाने के बाद तियान्यू अपने आप स्कूल या उसके पेरेंट्स को देने के लिए कोई बढ़िया सा बहाना ढूंढ लेगा। जियांग फे को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी। ढेर सारा खाने पीने का सामान खरीदने के बाद जियांग फे ने एक शांत जगह ढूंढी और सब कुछ अपनी स्पेशल रिंग में डाल लिया। इसमें थोड़ी एनर्जी खर्च हुई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इतना सारा सामान अपने हाथों में लेकर चलना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता। पूरी तैयारी करने के बाद जियांग फे ने शहर के बाहर जाने के लिए एक टैक्सी ली और एक ऐसी जगह ढूंढी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था।
फिर उसने उस जायंट सॉर्ड को वापस बाहर निकाला। जियांग फेई ने छलांग लगाई और सीधा उस जायंट सॉर्ड के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। थोड़ा डगमगाने के बाद उसने अपना बैलेंस बना लिया। आखिर वो काफी लंबे समय से मार्शल आर्ट सीख रहा था। वो फिजिकली बहुत फिट था, इसलिए उसका बॉडी बैलेंस बहुत शानदार था। इसी वजह से वो बहुत जल्दी इस एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड को कंट्रोल करना सीख गया। उड़ो। जियांग फे ने 0541 के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और उस जायंट सॉर्ड को जमीन से 3 मीटर से भी ज्यादा ऊपर हवा में उठा लिया। फिर वो आगे की तरफ उड़ने लगा। स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ। बहुत ही कम टाइम में जियांग फे धीरे धीरे उड़ने से बोर हो चुका था। उसकी कमांड पर वो जायंट सॉर्ड और भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगी। कैप्टन, मेरी मानिए तो लेवल 1 एनर्जी कवर एक्टिवेट कर लीजिए। 0541 की आवाज जियांग फे के कानों में गूंजी। एनर्जी कवर? एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड्स में ऐसी एबिलिटी भी होती है? जियांग फे के दिमाग में तुरंत साइंस फिक्शन नॉवेल्स में बताए जाने वाले स्पेस बैटलशिप्स के एनर्जी शील्ड्स की याद आ गई। कैप्टन, दिन में सपने देखना बंद कीजिए। ये एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड सिर्फ आम लोगों के इस्तेमाल के लिए है। इसमें वैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? ये लेवल 1 एनर्जी कवर आपको सिर्फ हवा और बारिश से बचा सकता है। सीधी भाषा में कहूं तो अगर आप ज्यादा नीचे उड़े तो लोग आपको सिर्फ एक ईंट मारकर ही नीचे गिरा देंगे। अगर 0541 का कोई असली शरीर होता तो वो पक्का अपनी आंखें घुमा रहा होता। लेम, जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन वैसे भी ये आम लोगों के लिए बनी चीज थी। वो इससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। हवा को रोकने का फीचर भी काफी अच्छा था। कम से कम अगर वो हाई स्पीड में उड़ेगा तो भी अपनी आंखें खुली रख पाएगा। कैप्टन, अगर आप एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड के कंट्रोल्स अच्छी तरह समझ गए हैं तो अब हम ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट्स ढूंढने निकल सकते हैं, 0541 ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। जियांग फे ने सिर हिलाया। उसने जायंट सॉर्ड को तब तक ऊपर की तरफ उड़ाया जब तक कि जमीन पर उसे अपनी परछाई दिखना बंद नहीं हो गई। फिर उसने ईस्टर्न सी की तरफ अपनी स्पीड बढ़ा दी। भले ही ये एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड एक सिविलियन प्रोडक्ट था, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से बना था, इसलिए ये बहुत फास्ट था और आसानी से सुपर क्रूज की स्पीड तक पहुंच सकता था। इतना ही नहीं, जब वो हाई स्पीड में उड़ता था तो तलवार से अपने आप बकल्स निकल आते थे ताकि जियांग फे सुरक्षित तरीके से उड़ सके। और तेज हवा को रोकने वाले प्रोटेक्टिव कवर की वजह से जियांग फे के तेज उड़ने से नीचे गिरने का कोई डर भी नहीं था। अगर हम ऐसे ही उड़ते रहे तो रेडार्स पक्का हमें ट्रैक कर लेंगे, है ना? कुछ देर उड़ने के बाद जियांग फे ने अचानक पूछा। टेंशन मत लीजिए, मैंने इस एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड में एक एंटी डिटेक्शन डिवाइस लगा दिया है। वैसे तो ये एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड सिर्फ आम लोगों के इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये अर्थ की टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए काफी है। जब तक आप रेडार के ज्यादा पास नहीं जाते कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा, 0541 ने समझाया। ये सुनकर राहत मिली। जियांग फे को डर था कि अगर रेडार्स ने उसे कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझ लिया तो लोग उसे मार गिराएंगे। 0541 के हिसाब से ये एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड बहुत नाजुक था। एक ईंट भी इसे नीचे गिरा सकती थी। और भले ही ये होवरबोर्ड काफी तेज था, लेकिन ये मिसाइल से तो पक्का धीमा ही था। अगर किसी ने उसे देख लिया तो बस एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ही उसे हवा में पटाखों की तरह उड़ाने के लिए काफी थी। काफी देर उड़ने के बाद जियांग फे जमीन से बहुत दूर निकल चुका था। उसके नीचे बस दूर दूर तक फैला समंदर था। क्या तुम्हें कोई फ्रैगमेंट सिग्नल मिला? जियांग फे ने पूछा। परेशान मत होइए कैप्टन, हम अभी भी किनारे के काफी पास हैं। अगर यहां ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट्स होते भी तो लोग उन्हें बहुत पहले ही निकाल चुके होते, 0541 ने जवाब दिया। जियांग फे कुछ और घंटों तक ईस्ट की तरफ उड़ता रहा और फिर वो गहरे समंदर तक पहुंच गया। इस बार 0541 के स्कैन में कुछ रिजल्ट्स नजर आने लगे। कैप्टन, मुझे ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट्स के कुछ सिग्नल्स मिले हैं, 0541 ने रिपोर्ट दी। क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि ये क्या है? जियांग फे ने अपनी उड़ने की स्पीड और ऊंचाई दोनों कम करते हुए पूछा। ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, शायद ये ब्रेवहार्ट क्रू का पर्सनल सामान है, 0541 ने दोबारा सर्च करके कंफर्म किया। क्या इनकी कोई वैल्यू है? जियांग फे के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो बाबी डॉल्स जैसी फालतू चीजों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। खास नहीं, रुकिए, मुझे एक मीडियम साइज्ड फ्रैगमेंट का सिग्नल मिला है। 0541 का टोन अचानक बदला और इस बात ने जियांग फे की उत्सुकता बढ़ा दी। क्या तुम लोकेशन पता कर सकते हो? जियांग फे ने 0541 से पूछा। 0541 का मीडियम साइज्ड फ्रैगमेंट असल में वैसा नहीं था जैसा उसने बताया था। ये 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा और दसियों मीटर्स चौड़ा था। इसका साइज लगभग एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर जितना था। पोजीशन पता कर रहा हूं। 0541 के रैपिड स्कैन ने ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट से आने वाले सिग्नल को एनालाइज किया। पोजीशन मिल गई। लगभग 5 मिनट बाद 0541 ने आखिर फ्रैगमेंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। ये ब्रेवहार्ट का कौन सा हिस्सा है? जियांग फे ने पूछा। बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी। ये वो जगह है जहां ब्रेवहार्ट अननोन प्लैनेट्स और लाइफ फॉर्म्स को एक्सप्लोर, रिकॉर्ड और स्टडी करता है, 0541 ने जवाब दिया। ये सुनने में इतना डरावना क्यों लग रहा है?
बायो एक्सपेरिमेंटल शब्द सुनते ही जियांग फे को तुरंत रेजिडेंट ईविल की याद आ गई। उसके दिमाग में ज़ॉम्बीज, म्यूटेंट्स और ऐसी ही चीजें घूमने लगीं। इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये सच है, कुछ क्रीचर्स दिखने में बहुत खूंखार होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं, लेकिन जब तक किसी को उनसे निपटना आता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 0541 ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। क्या तुम्हें इन चीजों से निपटना आता है? जियांग फे ने पूछा। नहीं, 0541 ने सीधा सा जवाब दिया। FCKU, अगर नहीं आता तो फिर फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? 0541 की बात पर जियांग फे ने झुंझलाते हुए अपनी आंखें घुमाईं। कैप्टन, अगर आप बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के अंदर घुस जाएं तो मैं इसका कंट्रोल ले सकता हूं। डेटा शेयरिंग के बाद मुझे पता चल जाएगा कि इन डेंजरस क्रीचर्स से कैसे निपटना है। 0541 ने जवाब दिया। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। चूंकि उसे ब्रेव हार्ट का एक फ्रैगमेंट मिल ही गया था तो उसे किसी भी हालत में जाकर देखना ही था। अगर कोई खतरा हुआ भी तो वो भाग तो सकता ही था। 0541 के दिए गए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जियांग फे नीचे उतरने लगा और बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के पास जाने लगा। बीप 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 बीप, सामने एक स्ट्रॉन्ग रेडार सिग्नल मिला है। जैसे ही जियांग फे बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के पास पहुंचा, 0541 की वार्निंग जोर से गूंज उठी। क्या हुआ? जियांग फे तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। अगर रेडार ने उसे लॉक कर लिया तो दुश्मन की एक मिसाइल उसे पल भर में मार सकती थी। बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के पास इंसानों के होने के साइंस हैं। इस पर इंसानों ने कब्जा कर लिया है। 0541 ने जवाब दिया। FCK, इतने सारे लोग इन फ्रैगमेंट्स पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फकिंग हेल, ये सब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। जियांग फे भड़क उठा। भले ही 0541 उसे ब्रेवहार्ट का कैप्टन मानता था, लेकिन किसी और को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जाहिर सी बात है, जब बात अर्थ पर क्रैश हुए किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट की हो तो जो ढूंढेगा वही मालिक होगा। ये जगह कौन सी है? चारों तरफ फैले अंतहीन समंदर के बीच होने की वजह से जियांग फे बहुत पहले ही दिशाओं का अंदाजा खो चुका था, इसलिए उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ है। जापान के इनलैंड सी से थोड़ी दूर एक छोटे से टापू के पास उस मिस्टीरियस रिंग के जरिए 0541 ने तुरंत जियांग फे के सामने एक मैप प्रोजेक्ट कर दिया। डैम, जापान वालों ने सच में मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। जियांग फे को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या कोई तरीका है जिससे हम इस लैब को वैसे ही चुरा सकें जैसे हमने पिछली बार किया था? जियांग फे ने 0541 से पूछा। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। पिछली बार वाले फ्रैगमेंट को इंसानों ने ढूंढ तो लिया था, लेकिन कोई भी उसके अंदर नहीं गया था। इस बार बात अलग है। पूरे फ्रैगमेंट के अंदर इंसानों के होने के साइंस हैं। लैब को मेरी मेन बॉडी के स्पेस में ले जाने से पहले अंदर मौजूद इंसानों को बाहर निकालना होगा। 0541 ने जवाब दिया। 0541 के मुताबिक जापान वालों ने इस फ्रैगमेंट को बहुत पहले ही ढूंढ लिया था और वो मलबे के अंदर भी जा चुके थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन्होंने बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी की कितनी टेक्नोलॉजी को डिकोड कर लिया है। EHH, मुझे एक आइडिया आया। जियांग फे ने ध्यान से मैप देखने के बाद नोटिस किया कि बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी की लोकेशन जापान के एक टूरिस्ट अट्रैक्शन से ज्यादा दूर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जब फ्रैगमेंट मिला था तब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पहले से ही वहां मौजूद था। नॉर्थ अमेरिकन लीडर्स को इस फ्रैगमेंट के बारे में भनक न लगे, इसलिए जापान वालों ने चुपचाप इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्रैगमेंट पर काम किया था। उन्होंने न तो उस एरिया को बंद किया था और न ही फ्रैगमेंट को किसी और जगह ट्रांसफर किया था। यहां बहुत सारे रेडार्स थे, इसलिए एंटी ग्रेविटी होवरबोर्ड का इस्तेमाल करके पास जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए जियांग फे ने एक टूरिस्ट का नाटक करने और उस टूरिस्ट स्पॉट से फ्रैगमेंट के पास जाने का प्लान बनाया। चलो चलते हैं। अपनी ग्रेट डिस्ट्रॉयर को संभलकर उड़ाते हुए जियांग फे रेडार से बचता हुआ उस छोटे से टापू के पास पहुंचने में कामयाब रहा जहां टूरिस्ट्स की भीड़ थी। एक दूसरे छोटे टापू पर उतरने के बाद जहां कोई नहीं था, जियांग फे ने कुछ खाया। उसने अंधेरा होने तक इंतजार किया और फिर अपनी ग्रेट डिस्ट्रॉयर पर सवार होकर टूरिस्ट्स वाले टापू की तरफ निकल पड़ा। ग्रेट डिस्ट्रॉयर को स्पेशल रिंग में रखने के बाद खाली हाथ जियांग फे बिल्कुल किसी आम टूरिस्ट जैसा लग रहा था। वैसे भी चाइनीज और जापानीज दिखने में काफी हद तक एक जैसे ही होते थे। जब तक जियांग फे कुछ नहीं बोलता, कोई भी उसकी आइडेंटिटी पता नहीं कर पाता। इसके अलावा यहां बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट्स थे। अगर उन्हें उसकी रेस पता चल भी जाती तो भी कोई शक नहीं करता। वो बस यही सोचते कि वो चाइना से आया हुआ कोई टूरिस्ट है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जियांग फे बिना किसी मकसद के बस टहल रहा है, लेकिन असल में वो जानबूझकर फ्रैगमेंट के करीब जा रहा था। जियांग फे ने ध्यान दिया कि समंदर के पास वाले एरिया को एक बारीक जाल से घेर दिया गया था। जाल पर कई भाषाओं में शार्क वार्निंग का बोर्ड लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, जापान वालों ने सब कुछ बहुत सोच समझकर किया था। जब तक वो कहते रहेंगे कि यहां शार्क्स हैं, तब तक टूरिस्ट्स पक्का पानी में नहीं जाएंगे, तो किसी को फ्रैगमेंट के बारे में पता भी नहीं चलेगा। अगर वो उस एरिया को कंटीले तारों से घेर देते और गार्ड्स तैनात कर देते तो लोगों का ध्यान उस पर बहुत ज्यादा जाता। 0541, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो इक्विपमेंट है जिससे हमने पिछला फ्रैगमेंट चुराया था? जियांग फे ने पूछा। पिछली बार वो R&D लैब को इसलिए चुरा पाया था
क्योंकि 0541 ने मिरर रिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी से एक इनविजिबिलिटी डिवाइस बनाया था। तो वो सोच रहा था कि क्या वो इस बार भी ऐसा कर सकता है। आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 0541 ने जवाब दिया। भले ही ये डिवाइस काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल तो करना ही था। चलो चलते हैं, जियांग फे ने सिर हिलाया। तभी एक हल्की सी रोशनी की परत ने जल्दी से उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया। पलक झपकते ही वो रोशनी चमकी और जियांग फे हवा में गायब हो गया। ब्लूप ब्लूप खाली समंदर की सतह पर हलचल हुई और जियांग फे चुपचाप पानी में उतर गया। चूंकि उसके पास अंडर वाटर ब्रीदिंग डिवाइस था, इसलिए जियांग फे समंदर में किसी मछली की तरह आराम से सांस ले सकता था। थोड़ा टाइम लेकर पानी के माहौल में ढलने के बाद जियांग फे 0541 के दिए गए कोऑर्डिनेट्स की तरफ तैरने लगा। पानी के अंदर की सिक्योरिटी समंदर के ऊपर वाले हिस्से से बिल्कुल अलग थी। पानी के नीचे जापान वालों ने हर एक जगह पर पहरा लगा रखा था। हर जगह कैमराज और डाइवर्स थे और पानी की हलचल को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए थे। किस्मत से 0541 ने जियांग फे को पहले ही वार्न कर दिया था। जियांग फे मछलियों के झुंड के साथ ही आगे की तरफ तैरता रहा, वरना फ्रैगमेंट के पास पहुंचने से पहले ही वो पकड़ा जाता। लगभग 3-4 घंटों के बाद जियांग फे आखिर बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के पास पहुंचने में कामयाब रहा। फिर जब पेट्रोल करने वाले डाइवर्स अपनी शिफ्ट्स बदल रहे थे, तब जियांग फे एक डाइवर के पीछे पीछे लैब के अंदर घुस गया। पानी के बहाव को रोकने वाले 2 दरवाजों से गुजरने के बाद जियांग फे लैब के सूखे वाले हिस्से में पहुंच गया। पानी से बाहर आने के बाद उसकी इधर उधर हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। पहले बोट पर हां तियान्यू ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। भले ही वो इनविजिबल था, लेकिन उसके चलने से पीछे पानी के निशान छूट जाते थे। अगर उसने अब बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया तो वो पक्का पकड़ा जाएगा। जियांग फे बहुत देर तक लैब के एंट्रांस पर खड़ा रहा। जब वो पूरी तरह सूख गया, तभी उसने चुपचाप अंदर कदम रखा। एंट्रेंस के ठीक बाद वाली जगह एक फैसिलिटी थी जिसे जापान वालों ने खुद बनाया था, जो असली बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के बाहर थी। असल में ये पेट्रोल करने वाले डाइवर्स के आराम करने की जगह थी और असली रिसर्चर्स का लिविंग एरिया भी थी। ये सबसे ज्यादा पहरे वाली जगह भी थी, लेकिन चूंकि जियांग फे का इनविजिबिलिटी इफेक्ट एकदम टॉप नॉच था और 0541 उसे पहले ही वार्निंग दे सकता था, इसलिए वो आसानी से इन गार्ड्स की नजरों से बच निकला। फिर वो धीरे धीरे असली बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के पास पहुंच गया। जब जियांग फे लैब के बिल्कुल करीब था, उसने देखा कि कोई और भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सच में जियांग फे के सामने कोई था जो चुपके से जापान वालों की इस लैब में घुस आया था। ऐसा लग रहा था कि इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्रैगमेंट पर नजर रखने वाला अकेला जियांग फे ही नहीं था। अंधेरे में छुपे जियांग फे ने ध्यान दिया कि वो एक यंग ब्लॉन्ड आदमी था। वो आदमी चुपचाप एक कोने में छुपकर आसपास के गार्ड्स की मूवमेंट्स पर नजर रख रहा था। उसमें बहुत पेशेंस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से वहां छुपा हुआ था। टुकिंग हेल, ये बंदा कौन है? असल में कितने लोग इस चीज के लिए मुझसे लड़ रहे हैं? उस आदमी को देखते हुए जियांग फे ने अपने मन में भड़ास निकाली। उसी वक्त लैब कोट पहने एक रिसर्चर लैब के अंदर से बाहर आया। जब वो रिसर्चर उस यंग आदमी के पास पहुंचा, तो उस आदमी ने इधर उधर देखा और अचानक रिसर्चर पर जोरदार हमला कर दिया। फिर वो उस बदहवास रिसर्चर को घसीटते हुए कोने में ले गया। स्वूश! रिसर्चर को कोने में घसीटने के बाद जियांग फे ने उस यंग ब्लॉन्ड आदमी की बॉडी को तेजी से बदलते हुए देखा। पलक झपकते ही वो बिल्कुल उस छोटे जापानीज रिसर्चर जैसा बन गया। होली SH*T! एक म्यूटेंट? उस यंग ब्लॉन्ड आदमी की असलियत पता चलने पर जियांग फे हैरान रह गया। वो म्यूटेंट जिसने जापानीज रिसर्चर का रूप लिया था, उसने जल्दी से रिसर्चर के कपड़े पहने और कोने से बाहर निकलकर लैब के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं इसके पीछे पीछे अंदर जाऊंगा। जियांग फे को अचानक एक आइडिया आया। भले ही वो इनविजिबल था, लेकिन वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता था। इसलिए अगर उसे लैब में घुसना था तो उसे किसी और के पीछे पीछे ही अंदर जाना पड़ेगा। उस फेक रिसर्चर ने अपनी बॉडी पर लगा मैग्नेटिक कार्ड स्कैन किया और लैब का दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो अंदर गया, जियांग फी ने भी मौका देखा और दरवाजा बंद होने से पहले चुपके से अंदर खिसक गया। लैब में घुसने के बाद जियांग फे की उस फेक रिसर्चर के ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर वो बंदा एक म्यूटेंट था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो म्यूटेंट उसे नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए जियांग फे उससे दूर ही रहा। कैप्टन, पीछे हटिए, उस आदमी से और दूर हो जाइए, वो पकड़ा गया है। जियांग फे के लैब में घुसने के तुरंत बाद ही 0541 की वार्निंग गूंजी। जियांग फे ने जरा भी देर नहीं की। वो तेजी से पीछे हटा और सीधा दरवाजे के किनारे पहुंचकर ही रुका। वुफ वुफ रोर! जैसे ही जियांग फे उस म्यूटेंट से दूर हटा, उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दी। उसके तुरंत बाद उसके सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला नजारा था। एक कॉरिडोर से 4 हाउंड्स भागते हुए बाहर आए। ये चारों हाउंड्स किसी बछड़े के साइज के थे। उनके हरे फर और लाल आंखें थीं। उनके नीले नुकीले दांत एक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उनके खूंखार लुक को देखकर ही जियांग फे समझ गया था कि वो अर्थ की कोई स्पीसीज नहीं थे।
कैप्टन, मैंने एक ओडर एलिमिनेटर तैयार कर लिया है, इसे अभी अपनी बॉडी पर स्प्रे कर लीजिए। 0541 ने जल्दी से कहा। ठीक है। जियांग फे जानता था कि सोचने का टाइम नहीं है। उसने तुरंत अपनी स्पेशल रिंग से कम्युनिकेट किया और 0541 का तैयार किया हुआ ओडर एलिमिनेटर अपनी बॉडी पर स्प्रे कर लिया। तब तक वो चारों हाउंड्स उस म्यूटेंट के पास पहुंच चुके थे। डैम! जब म्यूटेंट ने इन हाउंड्स को देखा तो उसे समझ आ गया कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। भले ही उसका लुक बदल गया था, लेकिन वो अपनी महक को जापानीज लोगों जैसा नहीं बना सकता था। लेकिन अब उसके लिए लैब से बाहर भाग पाना बहुत मुश्किल था। 2 पैरों वाला इंसान इन जैसे 4 पैरों वाले हाउंड से तेज तो बिल्कुल नहीं भाग सकता था। बैंग 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 गोलियां चलने की आवाजें गूंज उठीं। पकड़े गए उस म्यूटेंट ने एक पिस्टल निकाल ली थी और उन चारों हाउंड्स पर गोलियां चला रहा था। डिंग 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 गोलियां हाउंड्स की बॉडी से टकराकर उछल गईं, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। FCK, ये क्या बवाल है? जियांग फेई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जो देख रहा था वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। रुको, इसे अभी रोको। कमीने जापान वालों, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मैं USA की CIA का एक स्पेशल एजेंट हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो USA तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब म्यूटेंट को समझ आ गया कि वो इन हाउंड्स का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने अपनी आइडेंटिटी का रौब झाड़कर जापान वालों को डराने की कोशिश की। PFFT भले ही जियांग फे के पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब देखकर उसे उस म्यूटेंट पर हंसी आ गई। बात पहले ही इतनी आगे बढ़ चुकी थी। जापान वाले उसे तब भी मार देते अगर वो USA के प्रेसिडेंट का बेटा होता, फिर USA का एक स्पेशल एजेंट तो चीज ही क्या था। सच तो ये था कि ये म्यूटेंट खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो बस एक लेवल 1 म्यूटेंट था। उसकी एबिलिटी अपना रूप बदलना थी। जाहिर सी बात है, किसी जगह चुपके से घुसने और इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए ये एबिलिटी बहुत शानदार थी। लेकिन लड़ाई के मामले में उसकी कॉम्बैट पावर बस किसी ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स सोल्जर जितनी ही थी। वो शायद गार्ड्स के एक ग्रुप को भी नहीं हरा पाता, तो इन 4 अननोन क्रीचर्स को हराना तो दूर की बात थी। रोर, आह, क्रंच मंच स्लर्प। इसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा जियांग फेई ने सोचा था। चूंकि बात यहां तक पहुंच चुकी थी, जापान वाले उसे पक्का मार ही देते। इसलिए कोई भी उन हाउंड्स को रोकने के लिए आगे नहीं आया। उन चारों हाउंड्स ने म्यूटेंट पर हमला कर दिया। एक चीख के बाद वो चारों हाउंड्स उस म्यूटेंट को खा गए, यहां तक कि जमीन पर पड़ा खून भी चाटकर साफ कर दिया गया। वहां कुछ भी नहीं बचा। FCK, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इन चीजों को हरा पाऊंगा या नहीं। अपने सामने उन 4 खुखार अननोन क्रीचर्स को देखकर जियांग फे के दिल की धड़कन रुक सी गई। इस तरह की चीज शायद कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। इसे जेनेटिक टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियली बनाया गया है। 0541 की आवाज जियांग फे के मन में गूंजी। क्या? तुम्हारा मतलब है कि जापान वालों ने लैब की जेनेटिक टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा डिकोड कर लिया है? जियांग फे एकदम चौंक गया। हाँ, टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत बेसिक है, लेकिन उन्होंने इसे पकड़ लिया है, 0541 ने कन्फर्म किया। डैम! अगर मैं आज इस लैब को अपने साथ नहीं भी ले जा पाया, तो भी मुझे इसे तबाह करना ही होगा। जियांग फे ने अपना मन बना लिया। जापान वाले सबके सब पागल थे। अगर उन्होंने किसी डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली, तो वो पक्का इसे किसी जंग में इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह के फुर्तीले बुलेट प्रूफ हाउंड को मास प्रोड्यूस किया गया, तो शायद ही कोई ऐसी आर्मी होगी जो इन लाखों हाउंड से बनी आर्मी को हरा सके। वो जो कुछ भी देखेंगे उसे तबाह कर देंगे और हर जिंदा चीज उनका खाना बन जाएगी। उन 4 बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स के म्यूटेंट को खाने के बाद आसपास सूंघना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और अजनबी महक को ढूंढ रहे थे। FCK एक जिंदा इंसान को कच्चा चबाते हुए और चंद सेकंड्स में पूरी तरह से गायब होते देखकर जियांग फे के रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही वो मन ही मन 0541 की टाइमली रिएक्शन के लिए शुक्रगुजार भी था। अगर उसने खुद पर ओडर एलिमिनेटर स्प्रे नहीं किया होता तो अब तक उसका पर्दाफाश हो चुका होता। भले ही जियांग फे उस लेवल 1 म्यूटेंट जितना कमजोर नहीं था, लेकिन भगवान ही जाने इस जगह पर ऐसे कितने हाउंड्स थे। इसके अलावा जियांग फे को यह भी नहीं पता था कि हाउंड्स के अलावा यहां कोई और बायो एक्सपेरिमेंटल क्रीचर्स हैं या नहीं, इसलिए उसका छुपे रहना ही बेहतर था। FCK, कितना अच्छा होता अगर मैं सच में एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट होता। तब मैं सीधा अंदर घुसकर इन सारे जापान वालों को तबाह कर देता। जियांग फे ने मन ही मन सोचा। कदमों की आवाज गूंजी। कदमों की आवाज के साथ ही कई जापानीज वॉरियर्स भागते हुए बाहर आए। उनमें से हर किसी के हाथ में एक पट्टे से बंधा बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड था। जाहिर सी बात है, इन हाउंड्स को पूरी तरह से पालतू बना लिया गया था। उन जापानीज वॉरियर्स ने कुत्तों के साथ आसपास तलाशी ली। वो साफ तौर पर उस म्यूटेंट के किसी साथी को ढूंढ रहे थे। जियांग फे किनारे से चुपचाप ये सब देख रहा था। जापान वाले बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। अगर उसने जरा सी भी लापरवाही की तो वो पक्का पकड़ा जाएगा। लगभग 1 घंटे बाद जापान वालों ने पूरी लैब की अच्छी तरह से तलाशी ले ली थी। ये पक्का करने के बाद कि कोई और घुसपैठिया नहीं है, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। फ्यू! किस्मत से जियांग फे उस म्यूटेंट के पीछे पीछे अंदर आया था, वरना जिन हाउंड्स ने उसे पकड़ा था वो शायद जियांग फे भी हो सकता था।
चैन की सांस लेने के बाद जियांग फेई वापस लेबोरेटरी के अंदर की तरफ चलने लगा। भले ही ये ब्रेव हार्ट का फ्रैगमेंट था, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर अर्थ के बहुत सारे इक्विपमेंट रखे थे। आखिर इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज के साथ अर्थ वाली इंस्ट्रक्शंस तो नहीं आती थी, इसलिए इन एडवांस टेक्नोलॉजीज को डिकोड करना आसान काम नहीं था। चूंकि 0541 के पास लेबोरेटरी का स्ट्रक्चरल डायग्राम था, इसलिए जियांग फे के खोने का कोई चांस नहीं था। उसकी मंजिल साफ थी और वो लेबोरेटरी का सेंट्रल कंट्रोल रूम था। एक बार वहां पहुंचने के बाद 0541 लेबोरेटरी का कंट्रोल ले सकता था। फिर लेबोरेटरी के सेल्फ डिफेंस सिस्टम की मदद से वो आसानी से जापान वालों और बायो एक्सपेरिमेंटल क्रीचर्स का सफाया कर सकता था। रुकिए कैप्टन, सामने कुछ लोग हैं, 0541 की आवाज गूंजी। जियांग फे ने सिर हिलाया और कॉरिडोर से हटकर अपने ठीक बगल वाले कमरे में छुप गया। भले ही वो इनविजिबल था, लेकिन कॉरिडोर काफी संकरा था। अगर वो किसी से टकरा गया तो उसका इनविजिबिलिटी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कमरे में घुसने के बाद जियांग फे ने आसपास देखा। शायद ये लोअर मैनेजमेंट टीम का लाउंज था। वैसे तो कमरे को बहुत सिंपल तरीके से सजाया गया था, लेकिन वहां बेड्स, टेबल्स, चेयर्स और एक कंप्यूटर रखा था। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज दूर जाने के बाद जियांग फे ने कमरे से बाहर निकलने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसने 0541 को उस पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट करने दिया ताकि पता चल सके कि वहां कोई काम की इन्फॉर्मेशन है या नहीं। 0541 बहुत एफिशिएंट था। आधे मिनट से भी कम टाइम में उसने उस कंप्यूटर के अंदर मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। इस कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहां बायो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के पीछे जापान का काशिकोई हाउस होल्ड है। उन्हें ये जगह 12 साल पहले मिली थी और तब से उन्होंने बायो एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, 0541 ने बताया। काशिकोई हाउस होल्ड जियांग फे कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। हाँ, टियान्यू ने पहले इस जापानीज फैमिली का जिक्र किया था। टोकुगावा फैमिली के मुकाबले काशिकोई हाउस होल्ड बस एक सेकेंड रेट जापानीज फैमिली थी। उनके वफादार कोई निंजा ग्रुप्स नहीं थे। उन्हें सिर्फ कुछ लोअर लेवल्ड वॉरियर्स का ही सपोर्ट मिला हुआ था। इन लोअर लेवल्ड वॉरियर्स की ताकत बस आम इंसानों और लेवल 1 मेटा ह्यूमंस के बीच की थी। उनकी कॉम्बैट पावर ना के बराबर थी। इसलिए हाँ, तियान्यू की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि इस फैमिली का जिक्र करना भी बेकार था। यहाँ कितने तरह के बायो एक्सपेरिमेंटल क्रीचर्स का इस्तेमाल होता है? वो किस तरह के बायो एक्सपेरिमेंटल क्रीचर्स हैं? और काशिकोई हाउसहोल्ड ने ब्रेवहार्ट की कितनी बायो एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी समझ ली है? जियांग फे ने एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। इस कंप्यूटर का लेवल कोई बहुत हाई नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके डेटा से यह एनालाइज किया जा सकता है कि लैब में 500 से भी ज्यादा बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स हैं। 0541 ने जवाब दिया। होली SH*T। इस काशिकोई हाउसहोल्ड ने यह राज बहुत अच्छी तरह छुपा कर रखा था, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। यहां तक कि हाँ, टियान्यू की इंटेलिजेंस टीम भी इसका पता नहीं लगा पाई थी। इन बायो एक्सपेरिमेंटल क्रीचर्स के सपोर्ट के साथ इस गुमनाम फैमिली की ताकत बहुत पहले ही टोकुगावा फैमिली से आगे निकल चुकी थी। चूंकि उसे इस कमरे से और कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी, इसलिए जियांग फे चुपचाप कमरे से निकला और सेंट्रल कंट्रोल रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। FCK 500 बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स, ये जापान वाले आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या वो सच में एक हाउंड आर्मी बनाने का प्लान कर रहे हैं? जियांग फे ने चलते चलते अपने मन में भड़ास निकाली। बीप बीप की तेज आवाज हुई। 8%। अचानक जियांग फे को सामने से अलार्म बजने की आवाज सुनाई दी। उसी वक्त उसे जापान वालों के चिल्लाने की आवाजें भी आईं। इससे उसे लगा कि वो पकड़ा गया है, इसलिए वो जल्दी से अपने बगल वाले कमरे में छुप गया। कैप्टन, उन्होंने आपको नहीं पकड़ा है, 0541 ने बताया। ओ, तो फिर क्या हुआ? चूंकि जियांग फे को जापानीज समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे 0541 से पूछना पड़ा। उनके चिल्लाने से तो यही लग रहा है कि किसी बायो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट में कोई गड़बड़ हो गई है। एक बायो एक्सपेरिमेंटल क्रीचर कंट्रोल से बाहर हो गया है और अब वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स को बुला रहे हैं, 0541 ने समझाया। FCK, जैसा मैंने सोचा था, ये जापान वाले सिर्फ बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड से संतुष्ट नहीं होने वाले, जियांग फे ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा और फिर चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जल्द ही जियांग फे उस जगह पर पहुंच गया जहां वो हादसा हुआ था। इस जगह को पहले से ही बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स की 3 लेयर्स ने घेर रखा था। इन सैकड़ों हाउंड्स के बीच में एक बिना कपड़ों की ब्लॉन्ड लड़की खड़ी थी। भले ही वो लड़की पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट स्केल से ढके हुए थे। उसकी पीठ पर मकड़ी के पैरों जैसी नुकीली हड्डियां निकली हुई थीं। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। स्वूश! जियांग फे के पहुंचते ही वो लड़की अचानक पीछे मुड़ी। भले ही वो एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन जियांग फे समझ गया था कि वो पकड़ा गया है। डैम! इस बायो एक्सपेरिमेंटल इंसान के पास सच में इंफ्रारेड विजन और अल्ट्रासाउंड पोजिशनिंग है, 0541 ने कहा। जाहिर सी बात है, इस बार उससे चूक हो गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां कोई ऐसा क्रीचर मौजूद होगा जो थर्मल रेडिएशन और एकोलोकेशन का इस्तेमाल करता हो।
हालांकि जियांग फे उस लड़की की नज़रों में आ चुका था, लेकिन उसका जियांग फे पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसे एक नज़र देखने के बाद लड़की ने अपना ध्यान वापस उन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स पर लगा दिया। प्रतिशत किसी जापानीज के कुछ शब्द बोलते ही उन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स ने चारों तरफ से घिरी उस लड़की पर हमला कर दिया। कुत्तों के भौंकने के बीच उन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स ने मैदान के बीचों बीच खड़ी उस लड़की पर हमला कर दिया। जियांग फे ने गहरी सांस ली। ये बात तय थी कि उन हाउंड्स के उस लड़की को खाने के बाद उसके शरीर में उस म्यूटेंट की तरह बस हड्डियां ही बचेंगी। आह! उस लड़की के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और उसी पल जियांग फे को अपने सिर के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द महसूस हुआ। अलर्ट! अलर्ट! कैप्टन की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही है। उन्हें तुरंत इन डिस्टर्बिंग साउंड वेव से बचाइए। 0541 की आवाज़ जियांग फे के दिमाग में गूंज उठी। अगले ही पल जियांग फे के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई और अब उसे वो दर्द भरी चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं। रंबल्स! सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर जियांग फे ने उन जापानीज रिसर्चर्स के सिर से खून के फव्वारे फूटते देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सिरों को तरबूज की तरह हथौड़े से फोड़ दिया हो। डैमेज जियांग फे के पूरे शरीर से ठंडे पसीने छूटने लगे। अगर 0541 ने तुरंत एक्शन नहीं लिया होता तो उसका भी उन रिसर्चर्स जैसा ही हाल होता। कैप्टन, मेरी मानिए तो तुरंत इस बैटलफील्ड से दूर हट जाइए। अभी इमरजेंसी शील्ड एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई है। अगर आप पर फिर से हमला हुआ तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। 0541 ने कहा। ये जियांग फे ने हिचकिचाते हुए कहा। सच कहें तो वो आगे का नज़ारा देखना चाहता था, लेकिन 0541 के लिए एनर्जी जुटाना बहुत मुश्किल काम था और वो बची कुची एनर्जी को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, सब कुछ सोच समझकर जियांग फे ने उस खतरनाक लड़की से दूर जाने का फैसला किया। रॉर! जियांग फे वहां से निकलने ही वाला था कि वो खूंखार हाउंड्स उस लड़की के बिल्कुल सामने पहुंच गए। ये हाउंड्स इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और ढीठ थे, इसलिए उनके नाक और मुंह से खून बहने के बाद भी उनके सिर नहीं फटे थे। गेट अवे फ्रॉम मी, आई हेट ऑल ऑफ यू। ये पहली बार था जब उस लड़की ने कुछ कहा था। चूंकि वो जापानीज की जगह प्रॉपर इंग्लिश बोल रही थी, इसलिए जियांग फे उसकी बात आसानी से समझ गया। लेकिन उस लड़की के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वो घायल हाउंड्स अभी भी उसी की तरफ झपट रहे थे। डिस्कस्टिंग! डोंट कम नियर मी। उस लड़की ने अनजाने में अपना हाथ घुमाया और अचानक उसके हाथ से एक नीली बिजली निकलकर सीधा सामने वाले हाउंड पर जा गिरी। सिजल! बिजली का झटका लगते ही वो बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड पल भर में राख के ढेर में बदल गया। वो नीली बिजली वहीं नहीं रुकी। पहले बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड को भस्म करने के बाद वो सीधा दूसरे हाउंड पर गिरी और उसे भी राख कर दिया। वो नीली बिजली एक हाउंड से दूसरे हाउंड पर तब तक कूदती रही जब तक कि वहां मौजूद लगभग 30 के 30 हाउंड्स मारे नहीं गए। डैम! ये तो बहुत स्ट्रांग है। उस लड़की की इस खौफनाक ताकत को देखकर जियांग फे का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन अभी तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात होने वाली थी। उस बिजली वाले हमले के बाद लड़की के पैर जमीन से ऊपर उठे और वो धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। इन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स के पास दूर से हमला करने वाली कोई एबिलिटीज नहीं थीं, इसलिए वो हवा में उड़ती उस लड़की के नीचे खड़े होकर बस पागलों की तरह भौंक ही सकते थे। बज़! उस लड़की की बॉडी से एक इनविजिबल एनर्जी वेव निकलने लगी। अलर्ट! अलर्ट! एक बहुत ही जबरदस्त सोल एनर्जी अटैक डिटेक्ट हुआ है। इमरजेंसी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर रहा हूं। 0541 की वार्निंग गूंज उठी। बज़! जियांग फे के चारों तरफ भी वैसी ही एक इनविजिबल एनर्जी वेव बन गई, लेकिन ये वेव उसे लड़की के हमले से निकली बची कुची एनर्जी वेव से बड़ी मुश्किल से बचा पा रही थी। डैम! ये सब क्या चल रहा है? जियांग फे ने घबराते हुए पूछा। कैप्टन, तुरंत पीछे हटिए। मेरे पास किसी और हमले को रोकने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। 0541 की आवाज में घबराहट थी। जियांग फे ने पहले 0541 के लिए जो एनर्जी जमा की थी वो पिछले 2 हमलों को झेलने में लगभग 80% तक खत्म हो चुकी थी। ठीक है, जियांग फे ने बिना कोई देर किए पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। भागते भागते उसने अपनी तिरछी नजरों से पीछे बैटलफील्ड की तरफ देखा। उन एनर्जी वेव्स की चपेट में आने के बाद वो बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स एकदम शांत हो गए थे। वो सब किसी पालतू कुत्ते की तरह चुपचाप जमीन पर लेटकर अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वो अपने मालिक को खुश करने की कोशिश कर रहे हों। डैम! क्या इसी को लेजेंडरी सोल एनर्जी अटैक कहते हैं? जियांग फे बुरी तरह हैरान था। अगर 0541 ने उसे नहीं बचाया होता तो वो पक्का उस लड़की का गुलाम बन चुका होता। ये सोचते ही उसकी पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं हुई और वो बस आगे की तरफ भागता रहा। उस वक्त उसे बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी पर कब्जा करने की कोई परवाह नहीं थी। अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। 0541, इस लड़की के पास किस तरह की कैपेबिलिटीज हैं? भागते भागते जियांग फे ने पूछा। इंसानों की क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसे एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन माना जाएगा। 0541 ने जवाब दिया। डैम, तो एक लेजेंडरी लेवल 5 मेटा ह्यूमन ऐसा दिखता है। भागते हुए जियांग फे ने अपना ठंडा पसीना पोंछा।
भले ही उसने हुआशिया के एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट ओल्ड मैन हाई और ह्यूमन टॉर्च श्रोडर जैसे लेवल 4 मेटा ह्यूमन देखे थे जो जियांग फे से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन जियांग फे की नज़रों में वो फिर भी इंसान ही थे। पर इस लड़की की कैपेबिलिटी साफ तौर पर किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उस लड़की की ताकत जियांग फे की समझ से बिल्कुल बाहर थी। ये ठीक नहीं है। 0541 की आवाज एक बार फिर गूंजी। अब क्या हुआ? जियांग फे को लग रहा था कि अब वो कोई और झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में इंसानों की गिनती कम हो रही है, 0541 ने कहा। सीधी भाषा में बात करो। जियांग फे का दिमाग खराब होने वाला था। उसके पास 0541 की बातों को नॉर्मल भाषा में ट्रांसलेट करने का पेशेंस नहीं था। मेरा मतलब है कि बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में मौजूद इंसान एक एक करके मर रहे हैं, अब सिर्फ आप ही बचे हैं, 0541 ने जल्दबाजी में कहा। बज़, जियांग फे की आंखों के सामने एक तेज सफेद रोशनी चमकी। वो बायो एक्सपेरिमेंटल गर्ल अचानक से कहीं से आकर उसके सामने खड़ी हो गई। डैम! जियांग फे ने तुरंत अपने कदम रोक लिए। भागते भागते वो लगभग उस लड़की से टकराने ही वाला था। उस लड़की की पूरी तरह से सफेद आंखों को देखकर जियांग फे के रोंगटे खड़े हो गए। एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन का सामना करते हुए जो सारे इंसानों को मारने पर तुली हुई थी, जियांग फे की पैंट गीली नहीं हुई थी, यही बहुत बड़ी बात थी। यू डाई! उस लड़की ने इंग्लिश के बस 2 शब्द बुदबुदाए, जिसे सुनकर जियांग फे की रूह ही कांप उठी। उस लड़की की बची कुची एनर्जी वेव्स को रोकने में 0541 की लगभग 80% एनर्जी खर्च हो चुकी थी। अब जबकि जियांग फे सीधा उस इन्विंसिबल लेवल 5 मेटा ह्यूमन के सामने खड़ा था, तो उसकी मौत तय थी। उस लड़की को अपने हाथ उठाते देख जियांग फे को यकीन हो गया कि अब उसकी जिंदगी खत्म है। भले ही उसके पास कुछ पोशंस और इक्विपमेंट थे, लेकिन इस मेटा ह्यूमन के एक ही वार के आगे वो सब बेकार थे। एक बार उस लड़की के हाथ से बिजली निकली तो जियांग फे के बचने का कोई चांस नहीं था। इस सिचुएशन में सिर्फ जियांग फे ही खुद को बेबस महसूस नहीं कर रहा था। यहां तक कि सुप्रीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 0541 को भी समझ नहीं आ रहा था कि जियांग फे इस आने वाले हमले से बच पाएगा या नहीं। कुल मिलाकर जियांग फे के सामने एक अनअवॉइडेबल डिजास्टर खड़ी थी। उस लड़की की उंगलियों के पोरों पर धीरे धीरे बनती चिंगारियों को देखकर जियांग फे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचा कि अब उसका खेल खत्म है। जियांग फे के दिमाग से उसके सारे बड़े प्लान्स पूरी तरह गायब हो गए थे। जब से उसे वो मिस्टीरियस रिंग मिली थी, जियांग फे को अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती थी। भले ही उसने कई बैटल्स लड़ी थी, लेकिन उसके सारे ओपोनेंट्स हां तियान्यू या ओल्ड मन है के चुने हुए होते थे, इसलिए किसी ने भी कभी उसके लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं किया था। लेकिन जियांग फे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने पहले सोलो मिशन पर ही अपनी जान गंवा देगा। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उस लड़की के हाथों में लाइटनिंग एनर्जी पूरी तरह से बन चुकी थी और अब जियांग फे के पास अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैप पूरी तरह से बन चुकी लाइटनिंग एनर्जी कमजोर पड़ने लगी और अचानक से बिल्कुल गायब हो गई। जियांग फे अभी भी सदमे में था कि अचानक उस लड़की की बॉडी जोर जोर से कांपने लगी। उसके बाद वो बायो एक्सपेरिमेंटल गर्ल जो जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी, अचानक नीचे गिरने लगी। वाम जमीन पर गिरने के बाद वो लड़की खुद को संभाल नहीं पाई और सीधा जियांग फे की तरफ लड़खड़ाते हुए आई। उसने अनजाने में ही उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। डैम! गिरने वाली किसी भी लड़की को पकड़ना जियांग फे का एक नेचुरल रिएक्शन था, लेकिन जब उसे याद आया कि उसकी बाहों में एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन है जिसने कुछ देर पहले ही उसे मारने की कोशिश की थी, तो वो उसे तुरंत छोड़ देना चाहता था। अपनी बाहों में आंखें बंद किए लेटी उस खतरनाक लड़की को देखकर जियांग फे का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। तभी वो अचानक बदलने लगी। उस लड़की की पीठ पर निकली नुकीली हड्डियां अंदर जाने लगीं और पल भर में पूरी तरह गायब हो गईं। यहां तक कि उसकी बॉडी पर मौजूद स्केल्स भी फीके पड़ने लगे। उस लड़की ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। पहले उसके प्राइवेट पार्ट स्केल्स से ढके हुए थे। अब जब स्केल्स हट चुके थे, वो जियांग फे की बाहों में पूरी तरह से बिना कपड़ों के थी। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की सी कराह निकाली। इस बार जियांग फे को उसकी वो डरावनी और पूरी तरह से सफेद आंखें नहीं दिखीं, बल्कि उनकी जगह आसमानी नीले रंग की 2 खूबसूरत आंखें थीं। उसके सुनहरे बाल, चमकती हुई नीली आंखें और बेहद खूबसूरत चेहरा था। किसी भी लड़की के लिए ये वेस्टर्न ब्यूटी के एकदम परफेक्ट स्टैंडर्ड्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जियांग फे जानता था कि ये लड़की कौन है। जेनी, तुम यहां कैसे? जियांग फे ने अपना कोट उतारकर उस लड़की को पहनाते हुए पूछा, ताकि उसका शरीर ढका रहे। जियांग फे की बाहों में लेटी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च श्रोडर की छोटी बहन फ्लैश जेनी थी। तुम कौन हो? जेनी ने अपनी बड़ी और साफ नीली आंखों से जियांग फे को घूरते हुए कंफ्यूजन में पूछा। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अनजान बनने का नाटक कर रही है। जेनी, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? जियांग फे ने हैरानी से पूछा। जेनी, क्या तुम मुझे इस नाम से बुला रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? जेनी ने सिर हिलाया और एकदम खोई हुई सी लग रही थी। 0541, क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या चल रहा है? चूंकि जेनी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, इसलिए जियांग फे के पास 0541 से मदद मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था।
बायो मॉडिफिकेशन की वजह से पक्का इसकी मेमोरी लॉस हो गई है, 0541 ने जवाब दिया। क्या इसकी मेमोरी वापस लाने का कोई तरीका है? जियांग फेई ने पूछा। ये उसके दिमाग पर लगी चोट पर डिपेंड करेगा। अगर आप बस इस प्रॉब्लम की असली वजह जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मेन कंट्रोल रूम में इसके जरूरी रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। 0541 ने साफ कर दिया कि जियांग फेई के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जियांग फेई के लिए जेनी की मेमोरी वापस लाना बहुत मुश्किल होने वाला था। कमीने कहीं के, इन जापान वालों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेजर ग्रेन एक्सपोर्टिंग कंट्री के मेटा ह्यूमंस को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करें? जियांग फेई ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। उसे लगता था कि जापान वाले अपने नॉर्दर्न अमेरिकन दोस्तों के सामने हमेशा बहुत आज्ञाकारी रहते हैं। हे जब तक किसी को पता नहीं चलता तब तक ये बातें कोई इशू नहीं होती, 0541 ने जवाब दिया। साई जियांगफे ने 0541 की बात से सहमत होते हुए आह भरी। जब तक किसी को नहीं पता था कि क्या चल रहा है तब तक उस मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री के लोग किसी लो रैंक मेटा ह्यूमन के गायब होने पर कोई बवाल नहीं करने वाले थे। इसके अलावा अगर जापान वाले लेवल 5 मेटा ह्यूमंस की एक आर्मी बनाने की अपनी रिसर्च में कामयाब हो गए तो वो सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। जाहिर सी बात है, लेवल 5 मेटा ह्यूमंस को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था। जेनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी। भले ही उसके पास लेवल 5 कैपेबिलिटीज थीं, लेकिन वो पूरी तरह से बेकाबू थी और यहां तक कि उसने एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी में मौजूद सारे जापान वालों को भी मार डाला था। अगर अचानक से उसकी पावर खत्म नहीं हुई होती तो बाकी जापान वालों के साथ साथ जियांग फे भी मारा जाता। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जियांग फे ने जेनी से पूछा, जो अभी भी उसकी बाहों में लेटी हुई थी। मुझे बिल्कुल कमजोरी सी लग रही है, जेनी ने कहा। चूंकि उसकी लगभग सारी मेमोरी जा चुकी थी इसलिए जेनी अब एक कोरे कागज की तरह थी। इसलिए उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी अनजान आदमी की बाहों में बिना कपड़ों के लेटना कितनी अजीब बात थी। कैप्टन, मेरी मानिए तो अभी मौका है, इसे यहीं खत्म कर दीजिए। 0541 की आवाज जियांग फे के दिमाग में गूंजी। अगर ये कोई और होती तो शायद मैं ऐसा कर भी देता, लेकिन जेनी मेरी दोस्त है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? जियांग फे ने माथा सिकोड़ते हुए सोचा। मुझे जिंदा छोड़ने के लिए शुक्रिया। तभी जेनी के चेहरे पर अचानक एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। क्या? जेनी की बात सुनकर जियांग फे हैरान रह गया। चूंकि वो 0541 से अपने ख्यालों में बात कर रहा था इसलिए उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई और उनकी बातें सुन सकता है। जब जियांग फे ने मुड़कर जेनी की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि अभी भी उसकी बाहों में लेटे होने के बावजूद उसकी आंखें वापस पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। इसकी सोल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 0541 ने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि तुम सच में जानते थे कि मैं पहले कौन थी। जेनी उठी और जियांग फे की बाहों से दूर खड़ी हो गई। भले ही उसकी नुकीली हड्डियां वापस नहीं आई थी, लेकिन ये बात साफ थी कि उस लड़की की ताकत लौट आई थी। इसके अलावा ताकत वापस पाने वाली इस जेनी का बर्ताव और एटीट्यूड कुछ ही पल पहले मेमोरी लॉस वाली उस लड़की से बिल्कुल अलग था। डैम, जियांग फे बुरी तरह डर चुका था। अगर कुछ पल पहले उसके मन में कोई बुरा ख्याल आया होता तो वो अब तक राख में बदल चुका होता। रही बात तुम्हारी, तो मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन इसकी खातिर मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूं। अगर तुमने दोबारा मुझे मारने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जेनी ने 0541 को वार्निंग दी। जेनी, क्या तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद है? जियांग फे ने बात पलटने की कोशिश की। याद रखने का क्या फायदा? जेनी पहले ही मर चुकी है। मैं फीनिक्स हूं। जेनी ने बड़े गर्व से अपने नए नाम का ऐलान किया। अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? जियांग फे ने पूछा। हे जाहिर सी बात है, मैं कुछ पुराने जानकारों को ढूंढकर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहूंगी, फीनिक्स ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है फिर, मैं तुम्हारे लिए सब अच्छा होने की दुआ करूंगा। जियांग फे ने सिर हिलाया। वो समझ गया था कि ये फीनिक्स अब वो भोली भाली जेनी नहीं रही जिसे वो पहले जानता था। जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। फीनिक्स ने जियांग फे का हाथ पकड़ा और अपनी 2 उंगलियों से उसकी स्किन को खरोंच दिया। उसके हाथ पर खरोंच के 2 गहरे निशान बन गए। TSSS के जियांग फे ने दर्द से सिसकारी भरी। भले ही जेनी के नाखूनों ने उसकी स्किन को पूरी तरह नहीं चीरा था, लेकिन जब उसने उसका हाथ खरोंचा तो जियांग फे को अच्छी खासी जलन महसूस हुई। खरोंच के इन 2 निशानों में से एक मुझे जिंदा छोड़ने के लिए शुक्रिया कहने के लिए है और दूसरा मुझे ये कपड़े पहनाने के लिए। अगर तुम कभी मुसीबत में फंसो तो बस इनमें से एक को फाड़ देना और मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी, फीनिक्स ने कहा। अपनी बात खत्म करते ही फीनिक्स पल भर में जियांग फे की आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। फीनिक्स के जाने के बाद जियांग फे लगभग 10 मिनट तक अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रहा और फिर जाकर वो खुद को संभाल पाया। किस्मत अच्छी थी कि मैं मरने से बच गया, जमीन पर बैठते हुए जियांग फे ने कहा। किसी भी इंसान के 2 सबसे बड़े डर होते हैं, अपनी मौत का इंतजार करना और बच जाने के बाद उस खौफनाक मंजर को याद करना। जब सामने असली बंदूकें और चाकू हों तो अचानक होने वाले हमले में इतना डर नहीं लगता। डर तो तब लगता है जब आपको अपनी मौत का सही टाइम बता दिया जाए। मरने का इंतजार करने वाला वो टाइम सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। इसी तरह मौत के मुंह से बचकर निकलने के बाद उस हादसे को याद करना भी उतना ही डरावना होता है।
जियांग फे के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। जब भी वो उस पल को याद करता कि कैसे फीनिक्स की उंगलियों से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं, जियांग फे का पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग जाता था। डैम, मैं अब दोबारा कभी ऐसा रिस्क नहीं लूंगा, अपना चेहरा रगड़ते हुए जियांग फे ने खुद से कहा। किस्मत से वो बायो एक्सपेरिमेंटल गर्ल कोई ऐसी थी जिसे जियांग फे पहले से जानता था। उसके खुद के भलेपन ने ही उसकी जान बचा ली थी। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बचा, बल्कि उसने एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन के 2 एहसान भी कमा लिए थे। भले ही फीनिक्स ने जियांग फे की सिर्फ 2 बार मदद करने का वादा किया था, लेकिन उसकी ये 2 मदद किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। डैम, अब आखिर मेरे पास एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन का सपोर्ट है। ये सोचते ही जियांग फे का वो सारा डर अचानक गायब हो गया जो वो कुछ देर पहले महसूस कर रहा था। पहले जियांग फे हमेशा अपने उस नकली मास्टर का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाता था। अगर कभी उसका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाता जो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता, तो जियांग फे के पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। लेकिन अब बात अलग थी। फीनिक्स के सपोर्ट के साथ जियांग फे अपनी कहानी को बिल्कुल सच साबित कर सकता था। कैप्टन, अगर आपका आराम हो गया हो तो हम बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, 0541 ने अचानक जियांग फे की सोच को तोड़ते हुए कहा। ठीक है, जियांग फे उठा और बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के कंट्रोल रूम की तरफ चल दिया। वुफ वुफ वुफ। जियांग फे ने मुश्किल से कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि तभी रास्ते में बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स का एक झुंड आ गया। डार्न! जियांग फे एकदम चौंक गया। चूंकि वो पहले फीनिक्स के कांटेक्ट में आ गया था, इसलिए उसका इनविजिबल इफेक्ट पहले ही खत्म हो चुका था। वुफ वुफ आ वू! जियांग फे को देखते ही वो हाउंड्स उसकी तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही जियांग फे ने पलटवार करने की तैयारी की, हाउंड्स का वो झुंड अचानक उसके सामने झुक गया। डैम, ये सब क्या चल रहा है? जियांग फे ने कंफ्यूजन में पूछा। इन बेचारों को उस लड़की की माइंड पावर्स ने पहले ही पालतू बना दिया था। अब चूंकि आपके पास उस लड़की की महक है, तो पक्का उन्होंने आपको उस लड़की का सबॉर्डिनेट समझ लिया है, 0541 ने समझाया। व्यू, तो ये बात है। जियांग फे ने अपने हाथ पर बने खरोंच के उन 2 निशानों को देखा। वो फीनिक्स को बुलाए बिना ही अपनी जान बचाने में कामयाब रहा था। इस प्रोटेक्शन के साथ जियांग फे उस एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में बिना किसी डर के घूम सकता था। भले ही वो हाउंड्स को ऑर्डर नहीं दे सकता था, लेकिन जब भी वो वहां से गुजरता, वो सब उसके सामने सिर झुका लेते थे। जियांग फे के वहां से जाने के बाद ही वो हाउंड्स वापस नॉर्मल होते थे। बिना किसी रुकावट के जियांग फे आराम से कंट्रोल रूम पहुंचने में कामयाब रहा। ब्रेवहार्ट के ओरिजिनल सेटअप के अलावा वहां अर्थ के कई और इलेक्ट्रिकल सेटअप्स भी मौजूद थे। जापान वालों ने पक्का इस एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया होगा। 0541 चलो देखते हैं कि इन जापान वालों की रिसर्च कितनी आगे तक पहुंची है, जियांग फे ने अपनी रिंग को मेन कंट्रोलिंग कंप्यूटर के थंब ड्राइव पोर्ट पर लगाते हुए कहा। लगभग 15 मिनट बाद 0541 ने जापान वालों के कंप्यूटर में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लिया था। जिस कंप्यूटर के ओनर से हम पहले मिले थे, वो सच में कोई लो रैंक का बंदा था। उसके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। सच तो ये है कि काशिकोई हाउसहोल्ड को ये जगह 22 साल पहले ही मिल गई थी, 0541 ने बताया। उन्होंने यहाँ की बायोटेक्नोलॉजी को कितना डिकोड कर लिया है? जियांग फे ने पूछा। उन्होंने यहाँ की बायोटेक्नोलॉजी का कम से कम 30% हिस्सा डिकोड कर लिया है, और बायो बीस्ट्स और बायो ह्यूमन्स को मैस प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी जगहों पर भी बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज बना ली हैं, 0541 ने जवाब दिया। क्या? बायो ह्यूमन्स को मास प्रोड्यूस कर लिया? जियांग फे को बहुत बड़ा झटका लगा था। जाहिर सी बात है वो लेवल 5 बायो ह्यूमन्स नहीं बना सकते, 0541 ने हंसते हुए समझाया। उनकी अभी की टेक्नोलॉजी उन्हें सिर्फ लेवल 2 बायो ह्यूमन्स और बहुत ही कम गिनती में लेवल 3 बायो ह्यूमन्स बनाने की परमिशन देती है। फ्यू! जियांग फे ने चैन की सांस ली। हालांकि लेवल 2 बायो ह्यूमन्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ये बात यकीन करने लायक नहीं थी कि वो सच में इन क्रिएशंस को मास प्रोड्यूस कर रहे थे। हजारों बायो ह्यूमन्स और बायो बीस्ट्स की एक इतनी बड़ी आर्मी के साथ, भले ही वो सब लेवल 2 के हों, फिर भी कोई ऐसा देश नहीं होगा जो अपनी आर्मी के साथ उन्हें टक्कर दे सके। ये उनकी कोर एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है। वो यहाँ और भी हायर लेवल के बायो ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी गिनती में म्यूटेंट्स को पकड़ कर रखा है, 0541 ने कहा। तभी 0541 की कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक पिक्चर आ गई। डैमिट, क्या ये जापान वाले पागल हो गए हैं? उस पिक्चर को देखकर जियांग फे के मुंह से निकला। उस पिक्चर में 2 लोकेशंस दिखाई दे रही थीं। पहली एक एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी थी जिसमें ग्लास कंटेनर्स की लाइनें बहुत सलीके से रखी हुई थीं। वो कंटेनर्स किसी अनजान हरे लिक्विड से भरे हुए थे। उस लिक्विड के अंदर बिना कपड़ों के इंसान थे जिनकी बॉडी से ट्यूब्स जुड़ी हुई थीं। ये सब जापान वालों के बायो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स थे। उन कंटेनर्स पर लेबल्स लगे हुए थे जो ये बता रहे थे कि 30 से 40 सब्जेक्ट्स का वो ग्रुप लेवल 2 या लेवल 3 म्यूटेंट्स का है। पिक्चर में दिखने वाली दूसरी लोकेशन जियांग फे के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो एक बहुत ही गंदा सा कब्रिस्तान था जहां लाशों के ढेर लगे थे जो देखने से ही फेल्ड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स लग रहे थे। पिक्चर्स पर मौजूद रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो सब भी पकड़े गए म्यूटेंट्स ही थे। होली SH*T।
इन जापान वालों ने आखिर कितने लो लेवल म्यूटेंट्स को पकड़ रखा है? जियांग फे को अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने जापान वालों की एक बहुत ही खौफनाक स्कीम का पर्दाफाश कर दिया है। एक्सपेरिमेंट्स में कुल 78 लेवल 1 और लेवल 2 म्यूटेंट्स और 14 लेवल 3 म्यूटेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। 0541 ने एकदम सही फिगर्स के साथ जवाब दिया। ये जापान वाले सच में पागल हो गए हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन उस मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री के हाथ लग गई, जियांग फे अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही 0541 ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे डर है कि अगर उस मेजर राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री को इसका पता चल भी गया तो भी टोक्यो एम्पायर को इसके अंजाम का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही बायो आर्मी मौजूद है। 0541 ने कहा। डैम इट, उन्होंने मेरी इनहेरिटेंस का इस्तेमाल इतने घिनौने कामों के लिए किया है। क्या कोई इन लोगों को सबक नहीं सिखा सकता? जियांग फे ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारा। जापान वालों की इस घटिया स्कीम के कामयाब होने का ख्याल भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। इन लोगों की टेक्नोलॉजी अभी इतनी भी एडवांस्ड नहीं हुई है। इन्हें इन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उनके दिमाग में माइक्रोचिप्स फिट करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर ये एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स काफ़ी ताकतवर हुए तो बहुत चांस है कि वो माइक्रोचिप के कंट्रोल को तोड़कर आज़ाद हो जाएं। फीनिक्स इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसलिए जब तक हम कोर कंट्रोलर को ढूंढने में कामयाब रहते हैं, हम माइक्रोचिप की फाइडेलिटी कमांड को बदल सकते हैं। 0541 ने कहा। क्या तुम इसे अभी बदल सकते हो ताकि जापान वालों की बनाई ये बायो आर्मी बगावत कर दे? जियांग फे ने पूछा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी इस एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। फिलहाल मैं सिर्फ इन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स की फाइडेलिटी कमांड ही बदल सकता हूं। 0541 ने जवाब दिया। इससे भी हमारा काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले इन सैकड़ों हाउंड्स का कंट्रोल लेते हैं, जियांग फे ने सिर हिलाते हुए कहा। ये बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स लेवल 2 और लेवल 3 के बीच के थे। इन कुल 500 कुत्तों की गिनती एक खतरनाक आर्मी बनाने के लिए काफी थी। 0541 के इन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स की फाइडेलिटी कमांड मॉडिफाई करने के बाद जियांग फे ने तुरंत एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी का मेन डोर खोलने का ऑर्डर दिया। फिर जियांग फे ने बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स को कंपाउंड में मौजूद जापानीज गार्ड्स और रिसर्चर्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया। जियांग फे के इन जापान वालों को मारने के 2 रीजंस थे। पहला, वो लैबोरेटरी की बायोटेक्नोलॉजी के बाहर लीक होने का रिस्क नहीं ले सकता था। भले ही जापान वालों ने लोअर रैंक्ड बायोटेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा पहले ही बाहर ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन फिर भी ये उनकी कोर एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी थी। सबसे हाईएस्ट लेवल की बायोटेक्नोलॉजी यहीं स्टोर थी और इसलिए हर एक रिसर्चर को मारना जरूरी था। दूसरा, जियांग फे को यह पक्का करना था कि कंपाउंड में कोई भी जिंदा न बचे, चूंकि वो पहले ही बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी पर कब्जा कर चुका था। जियांग फे का प्लान 0541 के लैबोरेटरी के साथ पूरी तरह सिंक होने के बाद पूरे कंपाउंड को अपनी स्पेशल रिंग में शिफ्ट करने का था। इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी का अचानक गायब हो जाना पक्का किसी न किसी का ध्यान खींचता और लोग इस घटना को उस वक्त से जोड़कर देखते जब जियांग फे ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब चुराई थी। इसलिए जियांग फे को कंपाउंड के सारे जापान वालों को मारना पड़ा ताकि कोई भी ये खबर न फैला सके और इस तरह उस पर चोरी का शक होने के चांस कम हो जाएं। जिन बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स की फाइडेलिटी कमांड मॉडिफाई हो चुकी थी, जियांग फे का ऑर्डर मिलते ही वो तुरंत उन जापान वालों को मारने के लिए एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी से बाहर दौड़ पड़े। इंसानों के बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि ये बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स सूंघकर उनकी लोकेशन पता लगाने में एक्सपर्ट थे। आधे घंटे के अंदर ही सारे जापान वालों का सफाया हो चुका था। वो जापान वाले बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स के लिए एक शानदार दावत बन गए थे। अपनी दावत पूरी करने के बाद वो हाउंड्स वापस एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के अंदर वाले हिस्से में आ गए और जियांग फे के ऑर्डर के हिसाब से हाइबरनेशन मोड में चले गए। क्या प्रोग्रेस है? क्या तुमने एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी पर कब्जा कर लिया? जब हाउंड्स उन जापान वालों को मार रहे थे, जियांग फे और 0541 ने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते रहे। मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है और बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का कंट्रोल ले लिया है, 0541 ने जवाब दिया। इस एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के बिना जापान वाले कोई भी हायर लेवल की बायोटेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाएंगे। जियांग फे ने चैन की सांस ली। एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से एलियन लाइफ सैंपल्स के कुछ हिस्से गायब हैं, 0541 ने अचानक कहा। इसका क्या मतलब है? जियांग फे एकदम सुन्न रह गया। गायब हुए सैंपल्स में 2 एलियन वायरसेस और 3 एलियन बीस्ट शामिल हैं। मुझे पक्का नहीं पता कि जब ब्रेवहार्ट क्रैश हुआ था तब वो गलती से वेसल से बाहर गिर गए थे या फिर बाद में किसी ने उन्हें निकाल लिया, 0541 ने समझाया। डैम इट, ये लाइफ सैंपल्स कितने खतरनाक हैं? जियांग फे ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। गायब हुए सैंपल्स में से दोनों वायरसेस और एक एलियन बीस्ट के बारे में माना जाता है कि वो अर्थ के एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। अगर कंटेनर्स टूट जाते हैं तो वो 3 घंटे के अंदर मर जाएंगे। फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि शायद वायरसेस ने किसी तरह खुद को बदलकर अर्थ के एनवायरनमेंट में ढाल लिया हो, 0541 ने आगे समझाया। बाकी बचे 2 एलियन बीस्ट्स का क्या? जियांग फे ने पूछा। वो दोनों एलियन बीस्ट्स अर्थ के एनवायरनमेंट में ढलने के काबिल हैं। अगर कंटेनर्स टूट गए तो वो 48 घंटों के अंदर डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे।
उनकी कैपेबिलिटीज एक पीक लेवल 4 मेटाह्यूमन और एक मिडिल ग्रेड लेवल 5 मेटाह्यूमन के बराबर हैं, 0541 ने समझाया। ब्रेवहार्ट कितना टाइम पहले क्रैश हुआ था? जियांग फे ने पूछा। अर्थ की हिस्ट्री के हिसाब से ब्रेवहार्ट का क्रैश 7000 साल पहले हुआ था, 0541 ने जवाब दिया। चूंकि ब्रेवहार्ट बहुत पहले पुराने जमाने में क्रैश हुआ था, तो ये एलियन बीस्ट्स और वायरसेस पक्का वेसल के क्रैश होने के टाइम ही रिलीज हो गए होंगे, इसलिए मुझे उनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग फे ने चैन की सांस ली। उसे सबसे बड़ी टेंशन इस बात की थी कि कहीं जापान वाले इन एलियन लाइफ सैंपल्स को अपने साथ न ले गए हों। अभी के लिए इन गायब हुए सैंपल्स की बात छोड़ते हैं, हमें पहले इस बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी को यहां से ले जाना चाहिए। जियांग फे ने सिर हिलाया। वो सैंपल्स चाहे कितना भी टाइम पहले गायब हुए हों या फिर जापान वाले उन्हें ले गए हों, जियांग फे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उन्हें कैसे ढूंढा जाए। इसलिए उसने सोचा कि फिलहाल इसके बारे में न सोचना ही बेहतर है। एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के अंदर वाले हिस्से से बाहर निकलने के बाद जियांग फे ने उन लिविंग कॉम्पाउंड्स में कदम रखा जो जापान वालों ने खुद बनाए थे। वहां अजीब सा सन्नाटा था। सारे जिंदा लोगों को बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स ने मार डाला था या खा लिया था, इसलिए पूरे एरिया में एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जियांग फे ने ब्रेवहार्ट की सुनहरी बाहरी दीवार पर रिंग रखी। एक सिल्वर रोशनी चमकी और 0541 ने एक स्पेशल मैनिपुलेशन टेक्निक के जरिए एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी को स्पेशल रिंग में ट्रांसफर कर दिया। अब हमें कहाँ जाना है? जियांग फे ने पूछा। कैप्टन, ब्रेवहार्ट को ट्रांसफर करने में मेरी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो गई है। मुझे एनर्जी की सख्त जरूरत है, 0541 ने कहा। डान, तुमने इतनी सारी रेडियो एक्टिव एनर्जी कैसे खर्च कर दी? जियांग फे हैरान रह गया। अब बस 5% से भी कम एनर्जी बची है। मैं सिर्फ बेसिक फंक्शंस ही मेंटेन कर पा रहा हूं। अगर हमें कोई बड़ा ब्रेवहार्ट फ्रैगमेंट मिल भी गया तो मैं उसे स्टोर नहीं कर पाऊंगा, 0541 ने कहा। क्रैप! जियांग फे मन ही मन बड़बड़ाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फीनिक्स के हमले को 2 बार रोकने में 0541 की इतनी सारी एनर्जी खर्च हो गई। अब उसके पास बस 2 ही ऑप्शंस बचे थे। पहला, जियांग फे ब्रेवहार्ट का गायब हुआ इंजन रूम ढूंढने का फैसला कर सकता था। अगर जियांग फे को वो मिल जाता तो उसे एनर्जी का एक पक्का सोर्स मिल जाता और फिर उसे कभी एनर्जी की कमी की टेंशन नहीं होती। दूसरा, जियांग फे वापस घर जाकर एनर्जी का कोई नया सोर्स ढूंढ सकता था। भले ही इससे मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन कम से कम कुछ टाइम के लिए जियांग फे की टेंशन तो दूर हो ही जाती। दोनों ऑप्शंस के अपने फायदे और नुकसान थे। भले ही पहला ऑप्शन प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर सकता था, लेकिन जियांग फे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इंजन रूम कहाँ है। इसके अलावा अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया तो 0541 के पास जियांग फे को बचाने के लिए काफी एनर्जी नहीं होगी। भले ही जियांग फे अब मदद के लिए फीनिक्स को बुला सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो 2 दिन लेट हो गई तो तब तक जियांग फे पहले ही मारा जा चुका होगा। पहले जियांग फे, जिसने कभी असली खतरे का सामना नहीं किया था, पक्का पहला प्लान ही चुनता। वो बड़े बड़े समंदरों में ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट्स को ढूंढना जारी रखता। लेकिन आज की घटना और फिनिक्स से सामना होने के बाद जियांग फे बहुत ज्यादा सावधान हो गया था। उसके पास फ्रैगमेंट्स ढूंढने के बहुत से मौके थे, लेकिन ये सब करने के लिए उसके पास बस एक ही जिंदगी थी। चलो घर चलते हैं। आखिर जियांग फे ने अपना मन बना लिया। जब जियांग फे वापस समंदर में आया तो आसमान में पहले ही रोशनी होने लगी थी। भले ही जियांग फे सिर्फ एक दिन के लिए घर से दूर था, लेकिन पिछले 20 घंटों में उसने जो भी महसूस किया था उससे उसे लग रहा था जैसे एक पूरी जिंदगी बीत गई हो। जियांग फे ने जिगैंटिक सेबर को बुलाया और घर की तरफ उड़ने लगा। इस एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी पर कब्जा करने का मुझे क्या फायदा हुआ? खुद को शांत करने के बाद जियांग फे ने अपना पूरा ध्यान नई मिली बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी पर लगाया। हे कैप्टन, इस एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के साथ आपको अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने के बहुत शानदार मौके मिल गए हैं, 0541 ने पूरे एक्साइटमेंट के साथ कहा। ओह, क्या बेनिफिट्स हैं? जियांग फे बहुत खुश और हैरान था। सबसे पहले, जरूरत पड़ने पर आप उन बायो एक्सपेरिमेंटल बीस्ट्स को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए समन कर सकते हैं, 0541 ने कहा। हाँ, जियांग फे ने सिर हिलाया। वो बायो एक्सपेरिमेंटल बीस्ट स्टील के बने थे और उनकी बैटलिंग कैपेबिलिटीज ज्यादातर लेवल 2 मेटाह्यूमन से भी ज्यादा स्ट्रांग थीं। इसके अलावा उनकी गिनती 500 थी, जो सच में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम थी कि इन बीस्ट्स को समन करने के बाद जियांग फे को अपने सारे दुश्मनों को मारना ही होगा। वरना अगर बायो एक्सपेरिमेंटल हाउंड्स की खबर बाहर फैल गई तो जापान वालों को उसके और गायब हुई बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के बीच का कनेक्शन समझ आ जाएगा। तब तक वो शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब का सच भी सबके सामने ला देंगे। इसके अलावा बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी पर कब्जा करने के बाद मैं कुछ बायो एक्सपेरिमेंटल पोशंस बनाना भी शुरू कर सकता हूं, 0541 ने कहा। क्या तुम ये पहले नहीं कर सकते थे? जियांग फे ने हैरानी से पूछा। आखिर बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के बिना भी 0541 हीलिंग पोशंस, एम्पावरिंग पिल और यहां तक कि एंट मिल्क भी बना पा रहा था। वो सब लो ग्रेड पोशंस थे। बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी के साथ हम हायर ग्रेड आइटम्स बना सकते हैं, 0541 ने कहा। जैसे कि?
जियांग फे को अभी भी 0541 की बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। जैसे कि ये 0541 ने जियांग फे की रिंग के जरिए एक इमेज दिखाई। ये जियांग फे की आंखें फटी की फटी रह गईं। एनर्जी क्रिस्टल स्ट्रेंथनिंग आइटम लेजेंडरी यूज प्रोवाइड यू विद एन एक्स्ट्रा एनर्जी पूल। रिमार्क यू मे ओनली अनलॉक द एनर्जी पूल दैट मैचेस योर क्लास। बैकअप एनर्जी पूल्स कैनॉट रिकवर एनर्जी ऑटोमैटिकली एंड मस्ट बी रिप्लेनिश्ड वाया पोशंस। तुम्हारा मतलब है कि जियांग फे ने हैरानी से बुदबुदाते हुए कहा। बिल्कुल सही। भले ही उन मार्शल आर्टिस्ट्स ने कहा था कि आपके पास एनर्जी नहीं हो सकती, लेकिन अब आप बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी के जरिए गेम के पोशंस की मदद से एनर्जी पा सकते हैं। 0541 ने जियांग फे की बात से सहमति जताते हुए कहा। क्या मैं सच में एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं? जियांग फे खुशी से उछल पड़ा। भले ही वो अपने इक्विपमेंट से किसी मेटा ह्यूमन जैसी कुछ एबिलिटीज हासिल कर सकता था, लेकिन इक्विपमेंट की स्किल्स का कूलडाउन पीरियड बहुत लंबा था। गेम में ये उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। इसलिए जब जियांग फे को पता चला कि वो एनर्जी क्रिस्टल के जरिए अपनी खुद की एनर्जी पा सकता है, तो वो फूला नहीं समा रहा था। सच कहूं तो एनर्जी मिलने के बाद आप एक मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा किसी म्यूटेंट की तरह बन जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरीके से मिली एनर्जी को ट्रेनिंग से नहीं बढ़ाया जा सकता। पोशन का इस्तेमाल करने से आपके एनर्जी लेवल्स किसी लेवल 2 मेटा ह्यूमन के बराबर हो जाएंगे। 0541 ने समझाया। क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा कमजोर ही रहूंगा? मैं ऐसे कितने पोशन ले सकता हूं? जियांग फे इन बातों से थोड़ा निराश था। उसके पास पहले से ही लेवल 2 मेटा ह्यूमन से ज्यादा मजबूत कैपेबिलिटीज थीं। अगर उसे बस इतनी सी एनर्जी मिलने वाली थी तो इससे क्या ही फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं। भले ही आप इस पोशन को सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे 2 और तरह के पोशंस के साथ मिलाकर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। 0541 ने गेम से 2 और आइटम्स प्रोजेक्ट करते हुए कहा। एंट एग एसेंस पोशन एक्सीलेंट इफेक्ट एवरी 10 मिलीलीटर्स परमानेंटली इंक्रीजेस 100 मैक्सिमम माना पॉइंट्स। Elemental water potion legendary effect instantly replenishes the drinker's mana points and establishes mana recovery which permanently increases the rate of recovering mana points. Damn! मैं तो इनके बारे में लगभग भूल ही गया था। जियांग फे हैरान रह गया। उसे ये आइटम्स काफी पहले मिले थे, लेकिन उसने इन्हें इतने लंबे टाइम से स्पेशल रिंग में रखा हुआ था कि वो इनके बारे में भूल ही चुका था। इन तीनों पोशंस को मिलाने के बाद आपको न सिर्फ बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, बल्कि आप आराम करके अपनी बॉडी की एनर्जी को रिकवर भी कर पाएंगे। 0541 ने समझाया। होली क्रैप! चलो फिर, अभी मेरे लिए कुछ बनाओ, जियांग फे ने हंसते हुए कहा। मैं फिलहाल कुछ भी नहीं बना सकता। 0541 की बात सुनकर जियांग फे को लगभग झटका ही लग गया। डैम इट! क्या तुमने नहीं कहा था कि बायो एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी मिलने के बाद तुम इन्हें बना सकते हो? जियांग फे ने उखड़ते हुए कहा। जियांग फे, जो कुछ पल पहले खुशी से फूला नहीं समा रहा था, अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। जब उसे पहली बार पता चला कि 0541 इस तरह के पोशंस बना सकता है, तो जियांग फे के दिमाग में जापान वालों के बायो ह्यूमन से लड़ने के लिए मेटा ह्यूमन सोल्जर्स की एक टीम बनाने का ख्याल आया था। उसे बस यही एक बढ़िया तरीका समझ आ रहा था। सबसे पहली बात, इन पोशंस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मेरे पास अभी एनर्जी की बहुत कमी है, 0541 ने बेबसी से कहा। ओह! जियांग फे ने सिर हिलाया। जियांग फे को बचाने के चक्कर में 0541 ने अपनी बची कुची सारी एनर्जी खर्च कर दी थी। इसलिए जियांग फे अच्छी तरह समझ सकता था कि वो पोशंस क्यों नहीं बना पा रहा था। इसके अलावा हाई ग्रेड बायो पोशंस बनाने के लिए अकेली एनर्जी काफी नहीं है। हमें अभी भी बायो सैंपल्स चाहिए, 0541 ने कहा। डैम! जियांग फे ने आंखें घुमाईं। उसे पहले ही लग रहा था कि 0541 उससे और मेहनत करवाने वाला है। बको भी, तुम्हें किस तरह के बायो सैंपल चाहिए? जियांग फे ने पूछा। एनर्जी क्रिस्टल और एलिमेंटल वाटर के लिए जरूरी बायो सैंपल्स बायो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में पहले से मौजूद हैं, लेकिन स्टोरेज में ज्यादा कुछ नहीं है और मैं दोनों के बस 10 यूनिट्स ही बना पाऊंगा। रही बात एंटैग एसेंस की, तो उसके लिए बायो सैंपल ढूंढना काफी आसान है। आपको बस एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन का खून चाहिए। जाहिर सी बात है, लेवल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, 0541 ने कहा। जियांग फे को यह बात साफ समझ आ रही थी कि अगर वो किसी लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट की एनर्जी पाना चाहता है, तो जैसे ही वो 0541 की एनर्जी को रिप्लेनिश करेगा, वो तुरंत एनर्जी क्रिस्टल और एलिमेंटल वाटर बना देगा। लेकिन अगर जियांग फे और भी ताकतवर बनना चाहता था, तो उसे किसी लेवल 4 मेटा ह्यूमन का खून ढूंढना ही पड़ेगा। डैम! क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन का खून लाना होगा, जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। यह जरूरी नहीं है कि वो इंसान का ही हो, उसी लेवल के किसी बीस्ट का खून भी चल जाएगा, 0541 ने आगे कहा। बकवास! तुम्हें लगता है मैं किसी लेवल 4 बीस्ट को हरा सकता हूं? जियांग फे ने भड़कते हुए कहा। मेरे पास और कोई सजेशन नहीं है, 0541 ने बेबसी से कहा। रहने दो, इस बारे में और सोचने का कोई फायदा नहीं है। चलो, पहले तुम्हारे लिए कुछ एनर्जी का इंतजाम करते हैं।
जियांग फे ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। बिल्कुल सही। मुझे अभी एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आपने अगले 7 दिनों के अंदर नई एनर्जी नहीं ढूंढी तो एनर्जी बचाने के लिए मुझे हाइबरनेशन मोड में जाना पड़ेगा, 0541 ने कहा। साय। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, हर वक्त बस एनर्जी का रोना रहता है। ये सब कब खत्म होगा? जियांग फे ने बेबसी से आह भरते हुए अपनी जिगैंटिक सेबर को घर की तरफ मोड़ा। शाम को जब जियांग फे आखिर शहर के बाहर पहुंचा तो वो एक ऐसी जगह पर उतरा जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। किस्मत अच्छी थी कि उसे शहर वापस जाने के लिए लिफ्ट मिल गई। जब वो वापस मैंडा स्क्वायर पहुंचा तो पहले ही रात के 8 बज चुके थे। उसने जल्दी से कुछ खाया और फिर थके हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। जब उसकी मां ने उसे देखा तो उनके मन में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। चूंकि हाँ, टियान्यू ने जियांग फे के स्कूल की मदद से एक बहुत बढ़िया बहाना बना दिया था, इसलिए जियांग फे के पेरेंट्स को लगता था कि वो अपने बढ़िया ग्रेड्स की वजह से अलग अलग शहरों में लगातार कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहा है। इसलिए जियांग फे के पेरेंट्स दोनों ही उस पर बहुत गर्व महसूस करते थे। लेकिन जियांग फे को हर वक्त थका हुआ देखकर उसकी मां थोड़ी परेशान भी हो जाती थी। जब जियांग फे अपने बेड पर लेटा तो आखिर उसके दिमाग को थोड़ा आराम मिला। पिछले 2 दिन बहुत ही थका देने वाले रहे थे, लेकिन इतने सारे खतरों का सामना करने के बावजूद उसके हाथ बहुत कुछ लगा भी था। जब तक वो थोड़ी और एनर्जी का इंतजाम कर लेता, 0541 एनर्जी क्रिस्टल और एलिमेंटल वाटर बना पाएगा। उन आइटम्स की मदद से वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किसी असली मेटा ह्यूमन की तरह हमला करने और खुद को बचाने के लिए कर सकेगा।